नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जागृति मालविया। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख गतिविधियों पर। सालों से सजा काट रहे 420 प्रकरण में हैकर कैदी ने उज्जैन भैरवगढ़ जेल के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस पूरे मामले में हैकर कैदी का ऑडियो क्लिप भी सामने आया है। सलाखों के पीछे करोड़ों का खेल। जेल में पहुंचा हैकर कैदी, लैपटॉप इंटरनेट के जरिए करता था मोबाइल और अकाउंट हैक। वीआईपी ट्रीटमेंट काट रहा था हैकर सजा। फेर बदल के बाद पर्दा फाश। जी हां, सलाखों के पीछे कई सालों से 420 के प्रकरण में हैक के मामले में सजा काट रहा एक कैदी। उस कैदी पर जेल अधिकारियों की नजर पड़ गई और जेल अधिकारियों ने उस कैदी से पैसा कमाने की स्कीम खोज ली और उसको लैपटॉप, इंटरनेट और वीआईपी ट्रीटमेंट उपलब्ध करवाया। हैकर कैदी को वीआईपी ट्रीटमेंट मिलने के बाद उसने जेल अधिकारियों का काम शुरू कर दिया और कई वीआईपी करोड़पति लोगों के मोबाइल अकाउंट हैक किए। काफी समय तक सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन इस बीच जेल अधिकारी का ट्रांसफर हो गया और दूसरे जेल अधिकारी के यहां आने पर जब उन जेल अधिकारियों को वीआईपी ट्रीटमेंट काट रहे हैकर पर नजर पड़ी तो जेल अधिकारियों ने उसका वीआईपी ट्रीटमेंट बंद कर दिया और इसके बाद बवाल खड़ा हो गया। सलाखों के पीछे काट रहे हैकर कैदी पर जब जुल्म होने लगा, उसका वीआईपी ट्रीटमेंट बंद हो गया, उसे प्रताड़ित किया जाने लगा, तो उसने इस पूरे मामले से पर्दा फाश कर दिया और अपने वकील से न्याय की गुहार लगाते हुए सब कुछ बता दिया। इस पूरे मामले का एक ऑडियो भी वायरल हुआ है। यह मामला कहां का है और कैसे इस पर से पर्दा उठा, आइए बताते हैं। जी हां, भोपाल जेल में बंद कैदी ने उज्जैन जेल स्टाफ पर डिजिटल धोखाधड़ी जैसा गलत काम करवाने का आरोप लगाया है। इसकी जांच एसआईटी ने शुरू भी कर दी है। वहीं इस बंदी का एक ऑडियो भी सामने आया है। बंदी का आरोप है कि जेल अधिकारियों ने उसको बड़े लोगों के मोबाइल हैक करने के लिए मजबूर किया। उसका आरोप है कि उसे आईपीएस अधिकारियों, न्यायाधीशों और राज्य के गृह मंत्रियों के सचिवों सहित विभिन्न बड़े लोगों के मोबाइल फोन हैक करने के लिए मजबूर किया गया। कैदी ने शिकायत पर साइबर सेल में मामला दर्ज किया गया है। अब कैदी की शिकायत पर साइबर सेल में मामला दर्ज किया है। साइबर सेल ने इसकी जांच के लिए 3 टीमों का गठन किया है। यहां हम आपको बता दें, कैदी जो कि महाराष्ट्र निवासी अनंत अमर अग्रवाल जाल साजी का कैदी है, जो कि 420 के प्रकरण हैक के मामले में कई सालों से सजा काट रहा था। कैदी अग्रवाल ने इस संबंध में शिकायत दर्ज करवाई थी कि बाद में निचली अदालत ने सुरक्षा आधार पर उसे उज्जैन से भोपाल सेंट्रल जेल में ट्रांसफर कर दिया। अग्रवाल का आरोप है कि उज्जैन जेल में उसे एक लैपटॉप और इंटरनेट सुविधा दी गई थी। इसके साथ ही डॉकनेट से खरीदे गए क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके डिजिटल धोखाधड़ी के माध्यम से करोड़ों रुपए की कमाई की गई। जेल अधिकारियों ने उसे प्रदेश के विभिन्न वीआईपी लोगों के मोबाइल फोन्स में मैलवेयर लोड करने के लिए भी कहा गया। इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। साइबर सेल के डीजी योगेश देशमुख ने बताया कि उन्हें जेल विभाग से शिकायत मिली है कि कैदी के आरोप की जांच के लिए एफआईआर दर्ज की है। अग्रवाल ने एक महिला जेल अधीक्षक और उप जेल अधीक्षक पर उसे परेशान करने का आरोप लगाया है। कोर्ट ने उसकी शिकायत को जांच के लिए जेल विभाग को भेजा है। बाद में वहां से साइबर सेल को भेजा गया। हालांकि साइबर सेल को अभी तक अग्रवाल के आरोप का कोई भी सुराग नहीं मिला है।
साइबर सेल इसकी गहनता से जांच कर रही है। उज्जैन के पूर्व जेल अधीक्षक में से एक ने जेल नियमावली की अवहेलना की है। जेल में दोषी कैदी को लैपटॉप और इंटरनेट की सुविधा देने के लिए अब वह साइबर सेल के रडार पर है। वहीं अमर अनंत अग्रवाल नामक इस बंदी का ऑडियो भी सामने आया है। क्या कुछ कह रहा है ये बंदी, आप खुद ही सुनिए। सहायक जेल अधीक्षक सुरेश कुमार गोयल द्वारा कल मेरे क्रेडिट कार्ड से क्रेडिट कार्ड नंबर 5327020206578646 ये मास्टर कार्ड द्वारा एवं दूसरा क्रेडिट कार्ड वीजा का 4029850341213376 के कार्ड से कुल 9.5 लाख रुपए की ऑनलाइन बुकिंग परचेसिंग की गई है और ये स्वयं उनका जेलर डिप्टी जेलर साहब के नाम से है और ईमेल आईडी और जो अकाउंट इस्तेमाल किया गया वो मेरा स्वयं खुद अमर अनंत अग्रवाल का है। और यहाँ पे मुझे और पैसे के लिए उनको ये लग रहा है कि मैं 420 में हूँ तो मेरे पास काफी पैसे होंगे और उन्होंने मेरा एक एसवीसी बैंक विमाननगर पुणे का जो चेक है वो भी 20 लाख रुपए का उनके खाते में डाला था। जब मैंने बोला था कि खाता सीज है उसके पश्चात भी उन्होंने वो चेक बैंक में लगाया था। और एक वेबसाइट है और जो ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर होते हैं transferwise.com उससे भी उन्होंने ट्रांजैक्शन 70,000 रुपए उनके खाते में उन्होंने ट्रांसफर करवा के ले लिए है। और दूसरा एक होटल ओबेराय उदय विलास बोल के है, उनने डार्क वेब से कुछ क्रेडिट कार्ड परचेस करके उन्होंने लोगों के क्रेडिट कार्ड से मेरे द्वारा पैसे निकलवाए गए हैं। तो सुना आपने इस कैदी का यह ऑडियो। अब इस पूरे मामले में जब मीडिया ने अग्रवाल के वकील मनोज जैन से बात की तो उन्होंने बताया कि ये 2018 से 420 के केस में जेल में सजा काट रहा है। बीच में इसका फोन जेल से मेरे पास आया था कि इसको जेल में परेशान किया जा रहा है। इस संबंध में मैंने कोर्ट में अबुंज पांडे जी के यहाँ पर से उन्होंने मेरी एप्लीकेशन पर वीसी को लेकर इससे बात की और कोर्ट ने इसके बयान दर्ज किए हैं और इसे वर्तमान जेल प्रशासन के विरुद्ध यह बताया है कि उसको वहां परेशान किया जा रहा है, उसे खाना नहीं दिया जा रहा है। यह पूरे कोर्ट में स्टेटमेंट बताया है। उस स्टेटमेंट पर से अंबुज पांडे जी ने जेल प्रशासन को लिखा है और इसका जेल उज्जैन से ट्रांसफर किया गया है। जब साइबर क्राइम के बारे में सवाल किया तो उन्होंने कहा, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता हूं। पुराने जेल अधिकारियों ने उसका साइबर अपराध के लिए क्या उपयोग किया है क्या नहीं। वर्तमान जेल प्रशासन के खिलाफ उसने जो शिकायत की थी मुझसे, मैं उनके द्वारा परेशान किया जा रहा है, 2-2 दिन भूखा रखा जाता है, वो शिकायत में कोर्ट पेश की थी। उस पर कोर्ट ने बयान लेकर आगे कार्रवाई की है। अब पैसे को लेकर जेल में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है इस बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता। देखिए, ये पिछले 2018 से जेल में है, एक 420 के केस में है और बीच में इसका फ़ोन मेरे पास जेल से आया था कि इसको जेल में परेशान किया जा रहा है। उस संबंध में मैंने कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई थी अंबुज पांडे जी के यहाँ। वहाँ पर से उन्होंने मेरी एप्लीकेशन पर इसको वीसी पर लेकर इससे बात की थी और कोर्ट ने इसका बयान दर्ज किया है और इसने वर्तमान जेल प्रशासन की विरुद्ध ये बताया है कि इसको परेशान किया जा रहा है, खाना नहीं दिया जा रहा है। ये पूरा उसने कोर्ट में स्टेटमेंट में बताया है। उस स्टेटमेंट पर से अंबुज पांडे जी ने जेल प्रशासन को लिखा है और इसका जेल उज्जैन से ट्रांसफ़र किया गया है। अब इस बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूँ कि पुराने जेल अधिकारियों ने उसका साइबर अपराध के लिए क्या उपयोग किया है क्या नहीं किया है, उस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। बस ये है कि वर्तमान जेल प्रशासन के विरुद्ध इसने शिकायत की थी मुझसे कि उनके द्वारा इसे परेशान किया जा रहा है, 2-2 दिन भूखा रखा जा रहा है। वो शिकायत मैंने कोर्ट में पेश की थी और उस पर से कोर्ट ने बयान लेकर इस आगे कार्रवाई की है। हाँ, देखिए, मीडिया से और सोशल मीडिया से और प्रिंट मीडिया से मुझे पता लगा है कि उसने भोपाल में शिकायत की है कि पुराने जेल अधिकारियों ने उससे अकाउंट से ट्रांसफ़र किए हैं। देखिए, आईटी में तो ये मास्टर है, अब इसने क्या किया है ये नहीं पता, पर हो सकता है ये इतना हुआ भी हो क्योंकि आईटी में ये मास्टर आदमी हैं। गोपनीय सूचना मिलने के बाद आरटीओ ने चेकिंग अभियान चलाकर 2 बसों को जब्त करके चिमनगंज थाने में रखा गया है। उज्जैन से झाबुआ और अलीराजपुर के बीच बिना परमिट और बिना टैक्स बसों का संचालन हो रहा था। आरटीओ को इसकी गोपनीय सूचना मिली, जिसके बाद सुबह टीम ने चामुंडा माता चौराहा से आगर रोड पर चेकिंग अभियान चलाकर 2 बसों को जब्त कर चिमनगंज थाने के सुपुर्द किया।
आरटीओ संतोष मालवी ने बताया कि गोपनीय सूचना के आधार पर सुबह देवास गेट बस स्टैंड से चामुंडा माता होते हुए झाबुआ और अलीराजपुर की ओर जाने वाली बसों की चेकिंग की गई। यहां से एकता बस क्रमांक MP 13P 8019 और MP 13P 8119 के कागजात ड्राइवर से मांगे गए। दोनों बसों के ड्राइवरों ने न तो बस का परमिट, टैक्स आदि नहीं दिखाया। खास बात यह कि ड्राइवरों के पास लाइसेंस भी नहीं थे। उक्त बसों का संचालन फर्जी तरीके से किया जा रहा था। मालवी ने बताया कि दोनों बसों को जब्त कर चिमनगंज थाने के सुपुर्द किया है। एक बस के मालिक गोविंद नामदेव की जानकारी मिली है, दूसरे की जानकारी निकाल रहे हैं। आरटीओ अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत दोनों बसों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आरटीओ से मिली जानकारी के मुताबिक उक्त दोनों बसों की आगे व पीछे की नंबर प्लेट पे भी अंतर है। आगे की नंबर प्लेट पर जो नंबर डाले गए हैं वह पहले से जब्त वाहन के नंबर है, जबकि पीछे की ओर लिखे गए नंबरों को आधा मिटा दिया गया है। इसके पीछे कारण यह है कि दुर्घटना या हादसा होने की स्थिति में वाहन बदल दिया जाता है। उसमें ये भी सूचना में हमें बार बार मिल रही थी कि वो जो है बार बार नंबर प्लेट्स या चेसिस में कोई छेड़खानी करके वाहनों का संचालन कर रहा है, यात्री बसों का। इस विषय में जिसने शिकायत की थी उसमें पूर्व में कुछ प्रकाशित खबरों को भी मुझे व्हाट्सएप किया था, जिसमें उल्लेख किया गया था कि वो एक ही जैसे नंबर जो है दिखने में लगते हैं उनको लेता है बाकायदा चॉइस नंबर के रूप में। और जब कोई दुर्घटना वगैरह घटित होती है या कोई गाड़ी अवैध रूप से संचालित होते पाई जाती है, जब्त की जाती है, तो किसी अन्य वाहन के जो है दस्तावेज वो जो पूर्ण रूप से एक जैसे दिखते हैं लगभग वो प्रस्तुत करता है और संबंधित अधिकारियों को या फिर जो जांच करता अधिकारी है उनको गुमराह करने की कोशिश करता है और उन पे कई बार अटैक करने की कोशिश भी किया था। इस विषय में जो रतलाम में उसके ऊपर एक बार FIR भी जो है दर्ज करवाई गई थी। रतलाम RTO जया वसावा के द्वारा ये मुझे एक बार संज्ञान में लाया गया था। तो इसमें पिछले 1 साल से जो है उन्होंने परमिट सरेंडर करने के बाद भी वाहन का संचालन कर रहे थे। 8 दिन से मुझे सूचना प्राप्त हो रही थी। बलात्कार के आरोपी को DNA व जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर न्यायालय ने 20 साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय विशेष न्यायाधीश डॉक्टर आरती शुक्ला पांडे, पश्चिम अपर सत्र न्यायाधीश उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपी राहुल उम्र 21 निवासी जिला शाजापुर को धारा 374 भादवी एवं 5/6 पॉक्सो अधिनियम में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं धारा 376 2N में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं धारा 363 366 भादस 7 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 3000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। घटना अनुसार पीड़िता की माता ने दिनांक 6 जनवरी 2020 को थाने पर उपस्थित होकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई गई थी कि मैं मजदूरी करती हूं तथा मेरी लड़की उम्र 16 वर्ष है जो वर्तमान में पढ़ाई कर रही है। घटना दिनांक 6 जनवरी 2020 दोपहर की है, लगभग 2 बजे। मैंने अपनी लड़की को बाजार से साबुन लेने के लिए तथा उसके पोते को स्कूल में छोड़ने के लिए भेजा था। पोते को स्कूल से छोड़ने के बाद मेरी लड़की देर शाम तक घर नहीं आई। तब मेरे द्वारा आसपास मोहल्ले एवं रिश्तेदार में उसकी तलाश की गई, लेकिन कोई पता नहीं चला। मुझे शंका है कि कोई अज्ञात व्यक्ति मेरी लड़की को बहला फुसलाकर कहीं ले गया है। फरियादिया की रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया गया था। पीड़िता द्वारा पुलिस को बयान दिए गए कि आरोपी राहुल उसे किडनैप करके ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म किया था। पुलिस द्वारा अनुसंधान पूर्ण कर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया था। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दंडित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सूरज बछेरिया विशेष लोक अभियोजन उज्जैन के द्वारा की गई। पोते को स्कूल छोड़ने के बाद उसकी लड़की देर शाम तक नहीं आई थी। उसके द्वारा मोहल्ले में और आसपास रिश्तेदारों में तलाश किया, लेकिन लड़की का कहीं पता नहीं चला था। इस पर थाने पर अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया था। अनुसंधान के दौरान पुलिस द्वारा पीड़िता को दस्तयाब किया तथा आरोपी को गिरफ्तार किया गया था और आवश्यक अनुसंधान पश्चात न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया था। न्यायालय द्वारा विचारण के पश्चात आरोपी को जो है आज दंडित किया गया है। इस मामले में पैरवी
सहस्त्र बाहु अर्जुन जयंती पर फ्रीगंज स्थित प्रकटेश्वर महादेव मंदिर में धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में समाजजन उपस्थित रहे। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी जायसवाल समाज के आराध्य देव राजराजेश्वर भगवान सहस्त्र बाहु अर्जुन जयंती समाजजनों द्वारा मनाई गई। यह आयोजन परंपरागत वर्षों से चली आ रही है। यह जयंती हर वर्ष दीपावली के पश्चात कार्तिक सप्तमी को मनाई जाती है। इस वर्ष भी कोरोना गाइडलाइन का पालन कर जयंती मनाई गई। सर्वप्रथम भगवान सहस्त्र बाहु अर्जुन का पूजन कर दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसमें जायसवाल समाज के संरक्षक सत्यनारायण जायसवाल, जायसवाल समाज उज्जैन के अध्यक्ष रमाशंकर जायसवाल, विवेक जायसवाल, प्रेम जायसवाल, महेश चंद जायसवाल, गिरीश जायसवाल, चेतन जायसवाल, शुभम जायसवाल आदि शामिल हुए। कार्यक्रम में जानकारी देते हुए बताया गया कि कोरोना की महामारी पूरी तरह से खत्म हो गई और देश के सभी नागरिक सुरक्षित रहें, यही कामना की गई है। कार्यक्रम में जानकारी देते हुए बताया गया कि कोरोना की महामारी पूरी तरह से खत्म हो और देश के सभी नागरिक सुरक्षित रहे, यही कामना है। आज हम सभी हमारे भगवान सहस्त्र अर्जुन भगवान के जन्मोत्सव के लिए यहाँ सभी एकत्रित हुए हैं और उनका पूजन किया जा रहा है, जिसमें समाज के सभी वरिष्ठ जन, समाज की महिलाएं सभी ने सहयोग किया है और रंगोली बांधी है और सारी पूजन की तैयारी की है। इस पावन अवसर पर मैं सभी सहजाति बंधुओं को, संपूर्ण देश के सहजाति बंधुओं को, लगभग 10 करोड़ कलचुरी वंशजियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और भगवान राजाईश्वर श्री सहस्त्र बाहु अर्जुन से प्रार्थना करता हूं कि ये जो विसंगति का और कोरोना का काल है, सबका स्वास्थ्य, देश में सबकी उन्नति, इन सब भावनाओं के साथ भगवान हम सबको आशीर्वाद प्रदान करें। सभी समाजजनों को सहस्त्र बाहु जयंती की बहुत बहुत बधाई। सहस्त्र बाहु जायसवाल युवा मंच के सदस्य भगवती प्रसाद जायसवाल ने बताया कि विगत 7 वर्षों से जायसवाल समाज के आराध्य देव भगवान सहस्त्र बाहु भगवान की जयंती मक्सी रोड स्थित मातृ छाया में बच्चों के बीच मनाई जाती है, जिसमें बच्चों को प्रोटीन पाउडर, फल एवं बिस्किट का वितरण किया जाता है। इस अवसर पर सहस्त्र बाहु जायसवाल युवा मंच के भगवती प्रसाद जायसवाल, चेतन जायसवाल, संदीप जायसवाल, नीलेश जायसवाल, पंकज जायसवाल, राहुल जायसवाल, सागर जायसवाल, दीपक राय, संजय जायसवाल, शुभम जायसवाल, प्रिंस जायसवाल, शिवम जायसवाल, रवि जायसवाल, मुकेश जायसवाल आदि लोग उपस्थित थे। और जायसवाल समाज के कार्यक्रम समाज के हिसाब से चलते हैं, जो तो हमारी बच्चों की युवा टीम है समाज की, इनका एक उद्देश्य है कि मातृ छाया में बच्चे जो उनकी माता पिता नहीं है, अनाथ है, उनकी जाके सेवा करने से कुछ आनंद अलग ही आता है। इसलिए बच्चों को फल, दूध आदि चीज़ें। अब दुकान के बाहर कर्मचारी सहित मालिकों को वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट को चस्पा करना जरूरी होगा। साथ ही प्रशासन वैक्सीनेशन के दूसरे डोज में तेजी लाने के प्रयास कर रही है। अगर कोई आनाकानी करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। टीकाकरण के सेकेंड डोज का महाअभियान आज जिले में प्रारंभ हुआ। जिले में टीकाकरण के लिए 500 से अधिक टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। उज्जैन शहर में 120 केंद्रों पर प्रातः 9 बजे से टीकाकरण का कार्य प्रारंभ किया गया। दोनों ही तरह के टीके कोविशील्ड एवं कोवैक्सीन का सेकेंड डोज लगाया गया। यहाँ हम आपको बता दें कि लोगों को घरों से निकाल कर और टीकाकरण के सेकेंड डोज का महत्व समझाने के लिए सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक पारस जैन, कलेक्टर आशीष सिंह, निगम आयुक्त अंशुल गुप्ता उज्जैन शहर में निकले। सबसे पहले उन्होंने पीपली नाका स्थित सरस्वती शिक्षा मंदिर में स्थापित किए गए टीकाकरण केंद्र का निरीक्षण किया। देखिए, अभी जो वर्तमान में सरकार की गाइडलाइंस हैं, वो अगर उनको हम लोग देखें तो अभी भी जो इस प्रकार के बड़े आयोजन हैं वो प्रतिबंधित हैं। हालांकि जो हमारे पास में डिमांड आ रही है और मुझे लगता है कि लोग काफ़ी कुछ इन जगहों पर आएंगे भी, तो हमारे द्वारा जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी की पूरी हम लोग वहाँ पर करके रखेंगे। अगर कोई व्यक्ति आता है वहाँ पर दुकान अपनी लगाना चाहता है, इस प्रकार से कुछ फैसिलिटी क्रिएट करना चाहता है, तो हम लोग उसमें मदद करेंगे कि वहाँ पर जो काम करने वाले लोग हैं वो 100% दोनों डोज से वैक्सीनेट हो जाएं और उस आशय का सर्टिफिकेट उनको बाहर लगाना पड़ेगा।
जिससे कि लोगों को भी ये रहेगा कि यहाँ पर जाना जो है सेफ है पूरी तरीके से, यहाँ पर किसी तरीके से कोरोना का खतरा नहीं है। और एक जागरूकता भी आएगी कि अगर व्यापारी वर्ग ऐसा कर रहा है तो दूसरे लोग भी ऐसा करें। इस संबंध में बहुत जल्दी एक बार सभी व्यापारी वर्गों के साथ हम लोग एक बैठक भी करेंगे, उनके साथ चर्चा करके। वक्त हो गया है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। दूरदर्शन इलेक्ट्रॉनिक्स और LG शॉपी के दिवाली शॉपिंग फेस्टिवल में पाइए इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स लेने पर क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स पर 20% तक कैशबैक और फाइनेंस पर 10,000 तक के गिफ्ट वाउचर्स। साथ ही ₹1 डाउन पेमेंट, फर्स्ट EMI फ्री जैसे ऑफर्स और अश्योर्ड गिफ्ट्स अप टू 7,100 और 11 करोड़ जीतने का मौका भी। विजिट दूरदर्शन इलेक्ट्रॉनिक्स फव्वारा चौक एंड LG शॉप, नावकर कॉम्प्लेक्स, फ्रीगंज। 37 वर्षों से आपकी सेवा में, गारंटेड लो प्राइस का वादा। त्योहार आए और खुशियां साथ लाए। राजलक्ष्मी TVS नगर निगम के सामने आगर रोड उज्जैन। राजलक्ष्मी TVS इस त्योहार के सीजन में आपके लिए लाए हैं TVS का महाधमाका ऑफर। राजलक्ष्मी TVS पर आएं और पाएं विशेष ऑफर और छूट का लाभ। TVS के कोई भी 2 व्हीलर वाहन पर इस नवरात्रि से दीपावली तक विशेष ऑफर और छूट का लाभ उठाएं। और यही नहीं, राजलक्ष्मी TVS पर पाएं एक्सचेंज बोनस। किसी भी कंपनी की गाड़ी एक्सचेंज करने पर प्रत्येक वाहन की बुकिंग एवं खरीदे पर पाएं निश्चित उपहार। तो देर किस बात की, सीधे चले आए त्योहारों की खुशियाँ राजलक्ष्मी TVS पर मनाने। 11 वर्षों से लगातार आपकी संतुष्टि एवं सेवा में तत्पर राजलक्ष्मी TVS शोरूम, आगर रोड उज्जैन। कॉल करें 073429700013 पर। कृषि मंत्री कमल पटेल आज उज्जैन पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा महाकाल के दर्शन कर कहा कि कोरोना जैसी महामारी से दुनिया को मुक्ति मिले। कृषि मंत्री कमल पटेल आज उज्जैन जिले के प्रवास पर रहे, जहां उन्होंने बड़नगर तहसील में आयोजित कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, जिसके बाद वे उज्जैन पहुंचे और बाबा महाकाल के दर्शन लाभ लिए। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि बाबा महाकाल से यही कामना की है कि विश्व कोरोना जैसी महामारी विश्व मुक्त हो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वप्न पूर्ण हो, देश विश्व गुरु बने, यही कामना की है। रोज दर्शन करो उनको में उनका आशीर्वाद। प्रदेश और देश को आत्मनिर्भर बनाने का जो संकल्प है प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का, वो पूरा हो, सब सुखी रहें, कोरोना से मुक्ति हो, खुशहाल हो, सब समृद्धशाली हो और भारत माता विश्व गुरु के स्थान पर। मां शिप्रा तेराग दल के स्थापना दिवस के अवसर पर मां शिप्रा का पूजन अभिषेक कर दल के सदस्यों का सम्मान किया गया। मां शिप्रा तेराग दल के स्थापना दिवस पर दल के सचिव द्वारा शिप्रा की पूजा अर्चना व दल के सदस्यों द्वारा शॉल व दुपट्टा पहनाकर सम्मान किया गया। दल सचिव संतोष सोलंकी ने बताया कि स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में महाकाल थाना TI मुनेन्द्र गौतम व दल अध्यक्ष पंडित हिमांशु व्यास द्वारा मां शिप्रा का पूजन किया गया। वहीं लोगों को नदी में डूबने वाले लोगों को बचाने वाले बबलू कहार, जितेंद्र कहार, कमल कहार, तेजा कहार, छोटू कहार, दीपक कहार का संस्था की ओर से अतिथियों द्वारा सम्मान किया गया। कार्यक्रम में प्रधान आरक्षक मनीष यादव, संतोष राव, सपना माली, भाया कहार, विक्की कहार आदि मौजूद थे। जानकारी सपना माली ने दी। से प्रतिवर्ष वार्षिकोत्सव के रूप में इस कार्यक्रम को हम लोग मनाते रहे हैं और स्वामी शिप्रा तेराग दल तरह तरह के सेवा कार्य रामघाट पर देता आ रहा है। यहाँ सतत रूप से बाहर से जो तीर्थ यात्री आ रहे हैं उनके सुविधाओं के लिए कार्य कर रहा है। साथ ही यदि मान लीजिए कोई दुर्घटना वगैरह न घटे, पहला तो प्रयास से रहता और यदि कोई दुर्घटना घट भी जाती तो वहाँ हमारे तेराग जो है मुस्तैदी से अपना जान देकर भी लोगों को बचाते हैं। हमारा ये तेराग कभी पूर्व में गंभीर चावड़ा लोगों को बचाने के बाद में शहीद हुआ है। इस तरह हमारे सारे तेराग अपनी पूरी मेहनत के साथ में यहाँ पे सेवाएं देते आ रहे हैं। इसके अलावा कई तरह के कार्यक्रम जो वर्ष भर में होते हैं, जयंतियाँ हैं और भी कई तरह के जो धार्मिक कार्यक्रम वगैरह होते हैं, सामाजिक कार्यक्रम होते हैं,
इसके अर्घ यहाँ पर पहुँचते हैं। उज्जैन में छठ पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। रामघाट पर बड़ी संख्या में महिलाओं की भीड़ दिखाई दी। हर साल कार्तिक शुक्ल पक्षी को मनाए जाने वाला छठ पर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। महिलाएं खासकर पर्व के लिए 36 घंटे निर्जला व्रत रखकर सूर्य देव और छठी मैया की पूजा और उन्हें अर्घ देकर पूजन करती है। मान्यता है कि छठ पूजा करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है और छठी मैया संतानों की रक्षा करती है और उन्हें दीर्घायु प्रदान करती है। पारिवारिक सुख समृद्धि और मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए ये पर्व मनाया जाता है। खासकर इस व्रत को संतानों के लिए रखा जाता है। शिप्रा नदी के साथ साथ कालिदास अकादमी के तालाब में महिलाओं की भीड़ दिखाई दी। इस दौरान भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के खास इंतजाम किए हुए थे। व्रत को लेकर रामघाट पहुंची महिला रूपम पांडे ने बताया कि 3 दिन का व्रत रखा जाता है, जिसमें उगते और डूबते सूरज की पूजा की जाती है। मान्यता है इस पूजन से सभी मनोकामना पूर्ण होती है। हमारे यहाँ सूर्य की पूजा होती है, जो कि हम लोग धूमधाम से मनाते हैं। अधिकतम ये मन्नतें की पूजा होती है। कोई कठिनाई में मानते हैं उसके लिए किया जाता है, या कोई ग्रह अवसान आ गया उसके लिए किया जाता है। ये पर्व हम लोग इतने धूमधाम से मनाते हैं। डूबते हुए सूर्य की पूजा करते हैं, उगते हुए सूर्य की पूजा करते हैं और पूरा हिंदू धर्म का ये बहुत बड़ा त्यौहार है। हमारे बिहार वाले बहुत धूमधाम से मनाते हैं, जो कि यहाँ दीपावली मनती है, उससे अच्छा त्यौहार हमारे यहाँ ये सूर्य का मनाया जाता है। ये पूजा की जाती है जैसे कि 3 दिन की व्रत होती है। एक दिन का नहा खा होता है, जिसमें अरवा हम लोग खाना खाते हैं। उस दिन हम लोग दूसरा कोई चीज़ नहीं खाते हैं, दाल चावल लौकी की सब्जी खाते हैं। फिर उसके दूसरे दिन हम लोग निराहार रहते हैं। रात में खीर पूरी बनाते हैं, सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं, फिर सिर्फ खीर पूरी खा के रह जाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग पानी नहीं लेते, अन्न नहीं लेते। फिर कल हो के दिन भर अन्न पानी नहीं लेते। फिर शाम को ये सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं। सब चीज़ बनाते हैं, फल फ्रूट, आटे का ठेकुआ उकुआ जो बनता है हमारे यहाँ वो सब बनाते हैं। फिर सुबह सूर्य की अर्घ दे के तब हम पानी जल की ग्रहण करते हैं। ऐसे रूपम पांडे। यह थी शहर की प्रमुख गतिविधियां। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।